तारीख अक्सर बुलंद आवाज में बात करती है। यह बादशाहों और सल्तनतों की कहानियां सुनाती है। यह बड़ी जंगों और मशहूर रहनुमाओं का जिक्र करती है। गुजरानवाला शहर, जिसका माजी बहुत पुराना है, इसमें भी ऐसी कहानियां मौजूद हैं। हम ताकतवर सिख हुक्मरानों से उसके ताल्लुक के बारे में जानते हैं। हम अंग्रेजों के दौर में इसके तरक्की के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उन बड़ी कहानियों के पीछे कुछ खामोश कहानियां भी ये हयाम लोगों की कहानियां हैं। उनकी जिंदगियों और उनके कामों ने हैशर का असल ताना बाना बुना है। तारीख की किताबें अक्सर इन लोगों को भुला देती हैं। उनके नाम यादगारों पर कंध दहने हैं। ये गुमनाम लोग गुजरानवाला की तरक्की के लिए बहुत अहम थे। वो किसान थे, कारीगर थे, उस्ताद थे और हकीम थे। उन्होंने खानदान और आबादियां बनाए। उन्होंने छोटे मगर अहम तरीकों से नई चीजें बनाए। उनके वज़ की मेहनत ने ही आज के शहर को यह शक्ल दी है। उनके काम के बगैर गुजरानवाला वैसा न होता जिसा आज है। उनकी खा उनिया धौल में दबीहल किसी आवाज़ों की तरह है। उन्हें सुनने के लिए हमें ध्यान से कान लगाने होंगे। यह हमारा काम है कि हंच पी हुई कहानियों को सामने लाएं। इससे हमें माजी को ज्यादा अच्छे तरह समझने में मदद मिलती है। यह लोग गुमनाम क्यों रह जाते हैं? कभी कभी उनके काम को मामूली समझ जाता था। वह हाथ ना बढ़ाने समझा जाता था कि सरकारी कागजात में लिखा जाए। अक्सर उनका ताल्लुक ऐसे गुरूहों से होता था जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। औरतों, गरीबों या ताकत से दूर रहने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता। हालान खाने के काम भताहम थे, लेकिन तारीख लिखने वालों ने हमेशा उनकी कदर नहीं की। वक्त गुजरने के साथ साथ यादें भी धुंधला जाती हैं। अगर सीना भासीना चलने वाली बातें आगे न बढ़ाई जाएं तो हबी गम हो जाती हैं। पुराने कागजात खराब हो सकते हैं या गम भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम गुजरानवाला के कुछ ऐसे है गुमनाम लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। हम मुख्तलिफ ज़मानों का सफ़र करेंगे। हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनके काम को पहचान मिलनी चाहिए। उनकी कहानियां सिर्फ मकामी कहानियां नहीं हैं। उनमें इंसानी कोशों की बातें हैं जो पूरे दुनिया में एक जैसी हैं। इनसे हमत नए यह सोच और मिलजुल कर कम करने का जज्बा नजर आता है। उन्हें याद करके हम गुजरानवाला की मकमला और रंगारंग तारीख को इज्जत देते हैं। इससे हम अपने ज़माने के लिए भी कीमती सबक सीखते हैं। यह एक शहर के दिल का सफ़र है, उसके उन लोगों के साथ जिन्हें भुला दिया गया है। 19वीं सदी के आखिर में गुजरानवाला बदल रहा था। अंग्रेज नहरों का निज़ाम फैला रहे थे। इससे प्यासी ज़मीनों को पानी मिला। इससे ज़्यादा फसलों की आमद थी। इंजीनियर नक्शे बनाते थे और बड़े मंसूबों की निगरानी करते थे। लेकिन इन नहरों की कामयाबी मुकामी लोगों के इल्म पर भी मुनहसर थी। माए भागन खीता वाली ऐसी हाई एक मकामी माहिर थी। वो कोई इंजीनियर नहीं थी। इनके पास कोई सरकारी अदा नहीं था, लेकिन वह ज़मीनावर पानी को बहुत अच्छे तरह समझती थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी पलिखुनाले के करीब गुजारी थी। माई भागना एक सादा सिखसान की बीवी थी। वो हर रोज पानी के बहाव को देखती थी। वो जानती थे कि मिट्टी पानी को किसे जज्ब करती है। वो समझती थे कि कौन से पुराने नाले सबसे अच्छा काम करते हैं। जब नहरें खोदी गईं तो उन्हें कुछ मसले नजर आए। कभी कभी पानी सारे खेतों तक नहीं पहुंचता था। कभी कभी दूसरी जगहों पर पानी खड़ा हो जाता था। वो हम मकामी फोरमीनों से बात करते हैं। उनका मशहूर हाँ कसर बहुत काम का होता था। वह नालों के सीध में छोटी मोटी तब्दीलियों का मशहूर है देते हैं। वह बताते हैं कि कहाँ पानी रोकने वाले दरवाज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उनके समझबूझ हंसलों के तजुर्बे से आई थी। उनके काम को बहुत तकमील खा गया। सरकारी रिपोर्टों में इंजीनियरों का नाम आता था। अंग्रेज़ हुकूमत सिर्फ विरदगरियों को अहमियत देती थी। माए भागन के इल्म को गैर रस्मी और शायद कुछ बना भी समझा जाता था, लेकिन गांव वाले इनकी कदर जानते थे। पानी बांटते वक्त वहां से रहनुमाई लेते थे। उनकी वजह से अक्सर किसानों के झगड़े टल जाते थे। वो छूटे ज़मींदारों को उनका मुनासिब हिस्सा दिलवाने में मदद करते हैं। वह खामोशी से सबको मिलजुल कर काम करने और चीज़ों को बेहतर रखने में मदद करती थी। इंक यसमज बतूसिया थी। वो पानी, मिट्टिया व लोगों के आपस के ताल्लुक को समझती थी। माए भागन की कहानियाँ एक याद दहानी है।
तरक्कियाँ अक्सर मकामी लोगों की ऐसी महारत पर मुनहसर होती है जो नजर नहीं आती। उनकी समझ बुझाई का ऐसी ईंधी की तरह थी जो जमीन के नीचे बहती है। इससे पूरे इलाके को खामोशी से फायदा पहुंचता था। उन्हें इसलिए भुला दिया गया क्योंकि वो एक आमसी औरत थी, उनका आलम किताबों में नहीं था। कनानी के काम का असर सबने देखा। यह थरान के गांव के आसपास हरे भरे खेतों में नजर आता था। वहां जैसे बहुत से लोगों के निशानी हैं, जंग के हनर ने गोजरान वाला खेती बाड़ी को खुशहाल बनाया। गोजरान वाल हाई का फिरसे से अपने धात के काम की जैसे मशहूर है। माहिर हाथों ने सदियों से लोहे, स्टीलावर पीतल को शिकल दी है। 20वीं सदी के शुरू में उस्ताद शकूर भाई ऐसे हया का उस्ताद थे। वो शहर के मसरूफ इक्सीरा बाजार में एक छोटी सी धोए वाली दुकान में काम करते थे। वहाँ अपने साथी कारीगरों में अपनी लाजवाब महारत की वजह से जाने जाते थे। वो सख्त धात से भैन फिसलमोने बना लेते थे। वो घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से लेकर सजावट की चीजें तक बनाते थे। उनका काम सिर्फ इस्तेमाल के लिए नहीं था, वह एक फन था। वह अपनी हर बनाई हुई चीज में अपनी जान डाल देते थे। उस्ताद शकूर ने कभी जाती शहरत या दौलत की ख्वाहिश नहीं की। वह एक खामोश तबीयत और दीनदार आदमी थे। उनका मानना था उनकी हमहारता एक तहफा है। वह मेहनत और लगन से अपना काम करने में है खुश थे। उन्होंने कई आयों तक बाहत से शागिर्दों को काम सिखाया। नौजवान उनसे सीखने उनके पास आते थे। उन्होंने उन्हें भट्टी के राज सिखाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि हस्टेल को बालकल सही तरीके से कैसे ताप देना है। वो सब्र और बारीकी पर जोर देते थे। उनके बेहतर से शागिर्द आगे चलकर खुद भी कामयाब कारीगर बने। उन्होंने उनके तरीकों को आगे बढ़ाया, लेकिन अक्सर वह अपने अलगानदाज और पहचान बना लेते थे। खुदस्त अधिकारीगर अपने काम पर शाजुनाद रहे अपना नाम लिखते थे। उनकी चीजें उनके नाम से नहीं बल्कि अपने मायार से पहचानी जाती थी। अगर आप पूछते कहीं हमदा थालिया लुटाक्स ने बनाया है तो पुराने ताजिर शायद कहते यह शकूर के हाथ का काम लगता है, लेकिन कोई लिखा हुआ सबूत नहीं था। उनके बनाए हुए नमूनों की कोई फहरिस्त नहीं मिलती। उनके खास नमूने जो अक्सर मकामी फूल पत्तियों या खिताती से लिए जाते थे, उनकी नकल की गई। वह गोजरान वाला के धात के काम के आम नमूनों का हिस्सा बन गए। उनकी जाती काबिलियत शहर के कारीगरों की मजमूई महारत में शामिल हो गई। उस ज़माने के कारीगरों के लिए यह गुमनामी आम बात थी। उस्ताद शकूर को इसलिए भुला दिया गया क्यों कहा उनकी मीरास जाती ने बल्कि सबकी थी। उन्होंने अपना कोई ब्रांड नहीं बनाया। उन्होंने बेहतरीन काम मकी रवायत बनाई। उनका असर गुजरानवाला के स्टाइल में एक हल्के से मील की तरह था। इसने पूरी सनत को मजबूत किया, लेकिन नालिग से नजर नहीं आया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अजीम फन खामोश भी हो सकता है। यह फनकार की मैं के लिए नहीं बल्कि खुद फन के लिए वक्फ हो सकता है। वो उन बहुत से गुमनाम उस्तादों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने मिलकर गोजरानवाला को अमदा धात की चीजों के लिए मशहूर किया। उन्हीं के हाथों ने शहर की पहचान बनाई। गुजरानवाला के कदीम शहर के इनवस्मेन 20वीं सदी के आगाज के करीब बीबी आयशा रहती थीं। वो मामूली हैसियत की एक बेवा थीं, लेकिन उनका तलीम की ताकत पुख्ता यकीन था। अपने छोटे से घर में जिसके बीच में एक सेहंद उन्होंने एक गैर रस्मी स्कूल शुरू किया। उनकी शागिर्द मोहल्ले की छोटी बच्चियां थीं। उन दिनों में लड़कियों के लिए बाक़ायदा तलीम बहुत कम थी। बहुत से खानदान अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजने से हिचकिचाते थे। बीबी आयशा ने एक महफूज और जानी पहचानी जगह फराहम की। उनका स्कूल पाबंदियों के खिलाफ एक खामोश बगावत थी। बीबी आयशा बुनियादी पढ़ना लिखना सिखाती थी। वो लड़कियों को अपनी मकामी ज़बान में पढ़ना और लिखना सीखने में मदद करती थी। वो सादा हिसाब किताब भी सिखाती थी। ये घर के हिसाब किताब को संभालने के लिए बहुत मुफीद था। पढ़ाई लिखाई के अलावा वो अमली हुनर भी सिखाती थी। वो सिलाई कढ़ाई और घर चलाने के अच्छे तरीके सिखाती थी। उनका निसाब किसी बोर्ड से मंजूर शुदा नहीं था। ये इस पर मबनी था जो वो महसूस करती थी कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है। उनका मकसद उन्हें उनके रिवायती किरदारों में रहते हुए बइख्तियार बनाना था। वो चाहती थी कि वो पुरइत्मद और काबिल बनाएं। उनका स्कूल कभी बड़ा नहीं था,
शायद एक वक्त में कोई 10-12 लड़कियां नहीं पढ़ती थीं। वो बहुत कम फीस लेती थीं और अक्सर चीज़ों की सूरत में भी अजीब बहुत सी शागिर्द गन्नों से आती थीं। उनके लिए बीबी आयशा का सन एक पनाहगाह था। ये नरमी से सीखने और हौसला अफजाई की जगह थी। उनकी कोशिशें अक्सर शहर वालों की नज़रों में न आती थीं। उन्होंने सरकारी पहचान नहीं चाहिए। उनका काम अवाम की खिदमत का एक खामोश अमल था। उनका मानना था कि एक लड़की को तालीम न पूरे खानदान को तालीम देना है। यही उनका बुनियादी उसूल था। बीबी आयशा का स्कूल किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। उन्हें इसलिए बुला दिया गया है क्योंकि उनका काम छोटे पैमाने पर गैर रस्मी था। ये घरों की 4 दीवारी के अंदर होता था। फिर उनकी शागिर्दों की जिंदगियों पर इसका असर बहुत गहरा था। उन्होंने इल्म और एतमद के बीज बोए। ये लड़कियां बारी होकर ज्यादा बखबर माइन और बेहतर घर संभालने वाली बनी। हो सकता है कुछ ने अपनी सीखी हुई बातें अपने बच्चों तक भी पहुंचाए हों। बीबी आयशा उन बहुत सी गुमनाम खवातीन उस्तादों की नुमाइंदगी करती हैं। वो खामोशी से काम करती रहीं और नन्हे ज़हनों की परवरिश करती रहीं। उन्होंने मुस्तकबिल की तरक्की के लिए खामोशी से बुनियादें रखीं। 5वां हिस्सा गुलाम फरीद गुमे हुए रस्तों का नक्शा बनाने वाला। बहुत पहले जब यह सेटेलाइट से रास्ता बताने वाले निज़ामा और छुपे हुए नक्शे आम इन्हें थे, तो सफ़र के लिए लोग मकामी लोगों की जानकारी पर भरोसा करते थे। गुलाम फरीद जो 18वीं सदी के आखिरी 19वीं सदी के शुरू में गुजरानवाला में रहते थे, वह ऐसी जानकारी रखने वालों में से एक थे। वो कोई ऐसे नक्शा बनाने वाले नहीं थे जिन्होंने बाकायदा इस काम की कोई तरबीत ली हो सकता है वो कोई सौदागर हों या कोई मुसाफिर या शायद कहानियां सुनाने वाले हों। उनकी याददाश्त बतक मालिकी थी, खास तौर पर रास्तों और अहम जगहों को याद रखने में। वहां पुराने रास्तों को जानते थे जो गुजरानवाला से दूर दूर के गांव और मंडियों तक जाते थे। उन्हें ज़मीन की आवंच नीच, मौसमों के हाल और रास्ते में आराम करने के महफूज जगहों का खूब अंदाजा था। यह जानकारी तजारत और एक दूसरे से मिलजोल के लिए बहुत ज़रूरी थी। गुलाम फरीद सिर्फ याद ही नहीं रखते थे, वहां रास्तों के खाके भी बनाते थे। वह चमड़े या कपड़े के टुकड़ों पर नक्शे बना लिया करते। यह नक्शे आजकल की तरह बालकल सही नापतुल वाले नहीं होते थे। ये तो बस काम चलाने और रास्ता खाने के लिए होते थे। इन नक्शों में खास निशानियां बनी होते थे, जैसे दरिया कहाँ से पार करना है, कहाँ कनवा मिलेगा, कोई बड़ा दरख्त, कोई दरगाह या कोई खतरनाक रास्ता। वही है बनाए हुए खाके दूसरे मुसाफिरों के साथ भी बांट लेते थे। उनके नक्शों से सौदागरों को इलाके में आने जाने में आसानी होती थी। यह नक्शे ज़ियारतों पर जाने वालों को भय रस्तहिद खाते थे, और जो खानदाना एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उनके भी यह नक्शे काम आते थे। उनके इस काम क्यों जैसे गुजरानवाले के इलाके में बहुत से लोगों का सफ़र ज़्यादा महफूजा और बेहतर हो गया था। उनके नक्शे वक्ती ज़रूरत के लिए होते थे, ये तो बस काम चलाने के लिए होते थे। ऐसे नहीं कहानी संभाल कर रखा जाए। लोग आने हाथ से नकल कर लेते थे और अक्सर इस्तेमाल करने वाले अपने ज़रूरत के मुताबिक में कुछ नई चीज़ें शामिल कर लेते या कुछ बदल देते थे। फिर वक्त के साथ साथ जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आया और उन्होंने बाकायदा हज़मीन की पैमाइश करवा कर नक्शे बनवाने शुरू किए, तो फरीद के हाथ से बने नक्शों की ज़रूरत नहीं रही। यह छुपे हुए नक्शे ज़्यादा सही और एक ही जी से मायारी होते थे। वह पुराना आलम जो एक दूसरे से सनसनाकर या फरेद साहब जी से लोगों के बनाए हुए खाकों के ज़रिए आगे बढ़ता था, वो आस्ता आस्ता ख़त्म होने लगा। इनका नाम अगर उनके जानने वालों के अलावा कभी मशहूर हुआ भी होगा, तो रास्ता ढूंढने के पुराने तरीकों के साथ ही कहीं खो गया। गुलाम फरीद को इसलिए भला दिया गया कि उनके काम मकीज गहनी चीज़ों और नए तरीकों ने ले ली थी। इनका कामोकती ज़रूरत पूरी करने वाला और अमलिया था, कोई बहुत बड़ी यादगार बनाने वाला नहीं। लेकिन अपने ज़माने में वह एक बता हम जोड़ने वाले शख्स थे। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों को आपस में जोड़ा और चीज़ों और ख्यालात के लेन देन को आसान बनाया। वहाँ ऐसे बहुत से लोगों की मिसाल हैं जंग की अपने इलाके की जानकारी मकामी मिल जुलावर कारोबार के रेट की हदी थी। सरकार इंजामों के आने से पहले
इस तरह अपनी मदद आपके तहत जानकारी रखने वाले लोग बेहजरूरियत थे। ज़मीन के बारे में उनकी समझ बहुत गहरी और ज़ाती किस्म की होती थी। उनके बखुए हुए नक्शे इस बात का सबूत हैं कि दुनिया को देखने और इसमें सफ़र करने का एक बालकल मुख्तलिफ अंदाज भी था। छठा हिस्सा चिरागदीन की कहानी, गरीब किसान की आवाज़। 20वीं सदी के शुरू में गुजरानवाले के आसपास के गांव में बटाई पर काम करने वाले किसानों की जिंदगी अक्सर बहुत सख्त होती थी। उनको ज़मीन छिन जाने का डर, बहुत ज़्यादा कर्जे और ज़मींदारों की मनमानियों का सामना करना पड़ता था। चिरागदीना एक मकामी गाने बजाने वाला था, एक पर अनाक से सुनाने वाला जिसे भांड कहते थे। वह कोई इल्म बिल्म बीन्ज़ में या किताबें नहीं लिखता था, बल्कि वह किस्से गाता था और लोगों को सुनाता था। ये गाने किसानों के रोज़ की मेहनत और छोटी छोटी खुशियों के बारे में होते थे। उसकी आवाज़ उनकी अपनी आवाज़ थी। वह उनकी उम्मीदों, डर और दुखों को जुबान देता था। चिरागदीन गांव में जो गलाठे होते थे तो वहां गाता था। वो शादियों में, मेलों ठेलों पर या किसी बड़े दरख्त के नीचे बैठकर गाता था। उसके गाने वहां की पंजाबी ज़बान में होते थे। उनमें ऐसी बातें होती थी जैसे सब आंखों के सामने हो रहा हो और किरदार भी जाने पहचाने लगते थे। वो कभी बारिश न होने और कभी खूब फसलें होने की बातें करता था। वो सूदखोर के डरा और गांव वालों के आपस के प्यार मोहब्बत को बयान करता था। वो सीधा सीधा लड़ने झगड़ने को नहीं कहता, लेकिन उसके गानों से मजलूम लोगों में एक दूसरे से जुड़ने और चुपचाप सहने की हिम्मत पैदा होती थी। उसने उनके दुख सुख को इज्जत दी। उसका सारा काम ज़बानी होता था, लिखा हुआ कुछ नहीं था। यह गाने एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक गांव से दूसरे गांव तक फैल जाते थे। कुछ लाइनें लोगों को याद हो जाते हैं और वह भी गाने लगते थे। लेकिन चिरागदीन खुद, जिसने यह गाने बनाए थे, अपने इलाके से बाहर ज्यादा मशहूर नहीं हुआ। भांडों की बात की इज्जत तो थी, लेकिन पढ़े लिखे लोग या अंग्रेज सरकार इसे कोई बड़ा फन नहीं समझते थे। कोई सरकारी मदद करने वाला नहीं था जब उसकी बातें लिख लेता। उसका फन तो चलता फिरता, जीता जागता था, कागज पर लिखा हुआ नहीं था। इस सूझ ऐसे डर था कि औकत के साथ लोग ऐसे भूल जाएंगे। चिरागदीन को लोग असलिए भूल गए क्योंकि वो सिर्फ ज़बानी सुनाता था और उसके सुनने वाले किसान लोग थे। तारीख में अक्सर लिखी हुई अतों और बड़े लोगों के कामों को ही याद रखा जाता है। फिर भी चिरागदीन जैसे लोगों ने अपनी पुरानी बातों और रीति रिवाजों को जिंदा रखने में बहुत मदद की। उनकी वजह से लोग अपने आसपास की बातों पर कुछ कह सकते थे। वह अपने लोगों के दिल की आवाज़ थे। उसके गाने सिर्फ दिल बहलाने के लिए ही थे। वह तो एक तरह से उस ज़माने के खानी थे जिससे गुजरानवाले के गांव देहात की जिंदगी का पता चलता था। वह बहुत गुमनाम फनकारों का तरह था जिन्होंने अपने गानों और कहानियों से अपने इलाके की पहचान को जिंदा रखा। सातवां हिस्सा, हकीम फ़तह अली, नस्ल दर नस्ल इलाज के मुहाफिज। कई नस्लों तक जदीद कलींका और दवाइयों के दुकानें आम होने से पहले लोग अपने इलाज के लिए हकीमों पर भरोसा करते थे। गुजरानवाला में 19वीं सदी के दरमियान से 20वीं सदी के शुरुआत तक हकीम फ़तह अली एक ऐसे हैज़तदार शख्स थे। वही यूनानी तब का इलाज करते थे जो एक भत्ता पर अनातरी का इलाज है। उनका छोटा सा क्लिनिक, जो शायद उनके घर का ही दरवाज़ा एक कमरा था, बहुत से लोगों के लिए उम्मीद की जगह थी। उनके पास महंगे औजार या बाहर से आई हुई दवाइयाँ नहीं थी। उनकी दवाइयों की दुकानत उनका आसपास का माहौल ही था। वह जड़ी बूटियां, पौधों के जड़ें और मादनियात इस्तेमाल करते, जिनमें से ज्यादातर गुजरानवाला के खेतों और गैर काश्तशुदा ज़मीनों से हासिल की जाती थी। हकीम फ़तह अली को ये इल्म विरासत में मिला था। ये इल्म उनके ख़ानदान में अब से बेटे को या उस्ताद से शागिर्द को मिलता था। ये इल्म मुशाहिदे, तजुर्बे और पुरानी किताबों का एक मिला-जुला मजमूआ था। वो मुकामी पौधों की खासियतों को समझते थे। वो आम बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाना जानते थे। वह बुखार, पेट की बीमारियों, जल्द के मसाइल और छोटी मोटी चोटों का इलाज करते थे। वह अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए खाने पीने और रहन सहन के बारे में भैमशा और हदीते थे। उनका तरीका इलाज हर पहलू को देखता था। वह सिर्फ बीमारी की अलामतों को नहीं
बल्कि मरीज की पूरी सेहत का ख्याल रखते थे। उनका काम भरोसे और लोगों के आपस के ताल्लुकात पर चलता था। मरीजा उनके पास असली आते थे क्योंकि उनके वालिदैन और दादा दादी भी उनके ख़ानदान के इलाज पर भरोसा करते थे। वह अक्सर गरीबों का इलाज मुफ्त में करते थे या वो जो छत थोड़ा बेहतर दे सकते थे वह ले लेते थे। उनका ध्यान इलाज करने पर होता था, पैसा कमाने पर नहीं। लेकिन उनका अलमासत रह से लिखा नहीं गया था जिसे आज की साइंस मानती है। अगर चाहिए इलाज बतसी आम बीमारियों के लिए मौसर था, लेकिन अंग्रेजी या एलोपैथिक दवाइयों के आने से देसी तरीका इलाज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेज हुकूमत फ़रोग़ दे रही थी। आज हकीम मुफ्ती को ज़्यादातर लोग भूल चुके हैं। उनके ख़ानदान के ख़ास इलाज का सिलसिला शायद ख़त्म हो गया हो। जैसे जी से जदीद दवाइयाँ आसानी से मिलने लगें, गोजरानवाला जैसे शहरों में हकीमों का काम कम हो गया। उनका इल्म जो अक्सर लिखा हुआ नहीं होता था और ज़बानी तौर पर आगे बढ़ता था, आसानी से ज़ाया हो सकता था। फिर भी हकीम फ़तहली जी से लोग सदियों तक लोगों की सेहत के लिए बहुत अहम थे। वह मुकामी माहौल और दवाइयों के इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना थे। हस्पताल आम होने से बहुत बहुत पहले उनकी खामोश खिदमत ने जाने बचाई और तकलीफ़ें कम की। 8वां हिस्सा, अमृताकुर मज़ाहमत और ख्वाबों की जुलाही। 20वीं सदी के शुरू की दहाइयाँ हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कौमी सूच का ज़माना थे। स्वदेशी तहरीक ने बाहर की चीज़ों का बाइकाट करने और अपने मुल्क की सनअतों को आगे बढ़ाने का कहा। गुजरानवाला जो कपड़ों के लिए मशहूर शहर था, वहाँ बेहद से लोगों के दिल में यह बात घर गई। अमृताकुर जुलाहों के काम से ख़ानदान की औरत थी। वो कोई जोशीली तकरीर करने वाली या सियासी रहनुमा नहीं थी, लेकिन वो हंचल स्तर पर स्वदेशी सोच को फैलाने वाली एक खामोश ताकत बन गई। वह चरखे और खुदे की ताकत पर यकीन रखती थी। अमृता कौर ने बड़े अवामी जलसे नहीं किए। उनका काम ज़्यादा ज़ाती था, ज़्यादा अपनाइत वाला था। वह अपने महले में घर घर गए। वह दूसरी औरतों से बात करती, जन्मे से बहुत सी काटने और बुनने में माहिर थी, लेकिन आने के पास तंजी मिन्हें थी। उन्होंने उन्हें अपने इलाके की कपास इस्तेमाल करने और खद्दर बनाने की तरगीब दी। वो हाथ से काटा और बुना हुआ कपड़ा जो हिंदुस्तानी आज़ादी की इलामत बन गया। उन्होंने छोटी छोटी अंजमनें बनाने में इनकी मदद की। इससे वह अपने वसाइल इकट्ठे कर सकती थे, सस्ते दामों खामाल खरीद सकती थे और अपने तैयार कपड़े के लिए बाजार ढूंढ सकती थे। उनकी कोशिशों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंगर यज़ों कैमल का बना पड़ा सस्ता था और आसानी से मिल जाता था। लोगों को कभी कभी ज़्यादा महंगे खदर की तरफ लाने के लिए बहुत सब्र और मेहनत की ज़रूरत थी। वो कहती थीं कहीं सिर्फ पीसे की बात नहीं है, ये खुद अनहिसारी इज़्ज़त और अंग्रेज़ राज के खिलाफ एक खामोश मुज़ाहमत के बारे में था। वो चरखे को औरतों को बाख्तियार बनाने का एक ज़रिया समझती थी। इससे वह अपने घर की आमदनी में हिस्सा डाल सकती थी और आज़ादी के बड़े मकसद में भी। इनका ख्वाब एक खुद कफील बरादरी का था, जिसे अपनी मकामी दस्तकारियों पर फ़ख्र हो। अमृताकुर का जिक्र आज़ादी की जदोजहद की आम तारीख़ की किताबों में नहीं मिलता। इनकी खिदमात मकामी थे और पर्दे के पीछे थीं। ऐसी तहरीकों में औरतों का किरदार अक्सर मदद करने वाला और चीज़ों को तरतीब देने वाला होता था, न कि सबके सामने क़यादत करने वाला। अनहम खिदमात को आसानी से नज़रअंदाज कर दिया जा। वहान बतसीग में नामावरतों की नुमाइंदगी करती हैं जो स्वदेशी तहरीक की रेडी कैडी थी। उन्होंने बड़े सियासी नज़रियात को अपनी बरादरियों में हकीकी कामों में बदला। उनकी खुदियों और चरखों ने सिर्फ कपड़ा ही नहीं बुना, बल्कि गुजरानवाला जैसी जगहों पर एक ने कौमी शऊर की बुनियाद भी डाली। 9वां हिस्सा, अपने माजी को दोबारा पाना। गुजरानवाला की गुमनामा सतियों को याद रखने का फर्ज। माई भागन की अनिया, उस्ताद शकूर, बेबी आयशा और अंजी से दूसरे लोग गुजरानवाला की वसीय तारीखी चादर के धागे हमेशा नजर न आते हों, जितने मशहूर वाक़यात के सुनहरे धागे नजर आते हैं। फिर भी ये पूरे कपड़े की मजबूती और खूबसूरती के लिए इतने अहम हैं। ये कम जाने पहचाने लोग, ये तारीख की भोली बिसरी सतियाँ अपने शहर को बहुत गहरे तरीकों से संवारा। उन्होंने रोज़मर्रा के हनर, हमदर्दी, नई सोच और खामोश मज़ाहमत के ज़रिए अपना हिस्सा डाला।
उन्होंने वह बुनियादें बनाएं जिन पर बाद में आने वाली नस्लें खड़ी हुई। उनकी जिंदगियां एक इंसान की अपनी कोशिश की ताकत को दिखाती हैं। अन लोगों को भूल जाना माजी के बारे में हमारी समझ को कमजोर कर देता है। असल से एक ऐसी कहानी बनती है जो एक तरफ चिकी हुई हो, जो सिर्फ ताकतवर और मशहूर लोगों पर ध्यान देती है। ये सबकी मिलीजुली कोशिशों और मुख्तलिफ तजुर्बात को नज़रअंदाज करती है जो असल में एक माशरे को बनाते हैं। गुजरानवाला की तारीख किसी भी दूसरी जगह की तरह सिर्फ बादशाहों या लड़ाइयों के फहरसत से कहीं ज्यादा है। यहाँ गंतगुजारी हुई जिंदगियों, सामना की गई मुश्किलों और किए गए कामों का मजमुआ है जिन्हें रोज का जिक्र नहीं होता। उन्हें यह याद करना इस कहानी में गहराई और रंग भरता है। इससे तारीख ज्यादा अपनी सील गति है और ज्यादा इंसानिल गति है। यह हमें दिखाता है कि आम लोग बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। याद रखने की जिम्मेदारी हम पर आती है। हमें खुद कोशिश करके यह छुपी हुई कहानियां ढूंढनी चाहिए। हम अपने खानदान की तारीख में, मकामी कहानियों में और पुराने महल्ले के रिकॉर्ड में देख सकते हैं। हम बड़ों की यादें सुन सकते हैं। हम उन कोशिशों में मदद कर सकते हैं जो मकामी वर्से और ज़बानी रवायात को बचाने के लिए हों। ऐसा करने से हम अपने माजी की एक ज़्यादा हमकमलावर सच्ची तस्वीर दोबारा पाते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, यह अपने बुजुर्गों को इज्जत देने का काम है। यह अपने मुआशरों की जड़ों और अपने पहचान को समझने का एक तरीका है। हम भोले बसरी हस्तियों से सीखना बदकीमती सबक देता है। मुश्किल वक्त में उनकी हम हौसला देत यह है अपने हनरा और अपने लोगों से उनकी लिगना एक मिसाल कायम करती है। तालीम दीने, इलाज करने क्या उनकी खामोश कोशिशें और इंसाफ की बात करने की कोशिशें हमें इंसान की अच्छाई की हमेशा रहने वाली ताकत याद दिलाती हैं। जब हम आज के मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, उनकी कहानियां हमारे रहनुमाई कर सकती हैं और हमें हमत दे सकती हैं। आइए कोशिश करें कि गुजरानवाला की तारीख की नगिन चादर से पर्दा हटाएं, ता कहा सके सारे धागे, चाहे वह मशहूर हों या कि मनमाया, देखे जाएं और उनकी कदर की जाए, उनकी गूंज सुनी जाए।